हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा। उससे पहले वाले वीडियो में हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रयोजनवाद की, जिसे इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और इसे व्यावहारिकतावाद भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। प्रयोजनवाद जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है। प्रैग्मेटिकोस जो शब्द है वो आपका प्रैग्मा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावी कार्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके हैं? प्रैग्मा का अर्थ है ये। ठीक है, प्रैग्मा का अर्थ क्या क्या है? तो किया गया कार्य भी कह सकते हैं, व्यवसाय भी कह सकते हैं, प्रभावी कार्य भी कह सकते हैं, अर्थात व्यावहारिकता। जो भी हम व्यवहार में चीज़ें करते रहते हैं, ये सारी चीज़ प्रयोजनवाद के अंतर्गत आती हैं। प्रयोजनवाद किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसके अनुसार सब मूल्यों, विचारों, निर्णयों का सत्य उसके परिणामों में पाया जाता है। यदि उसका परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है, प्रयोजनवाद क्या मानते हैं, जो प्रयोजनवादी होते हैं वो क्या मानते हैं कि कोई भी चीज़ आपने बुक में लिख रखी है, ठीक है, अगर किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ सत्य है, ठीक है, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो कुछ भी नहीं मानते कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, जब तक उसका परिणाम जो है वो संतोषजनक ना हो। अच्छा अगर परिणाम है तब तो वो मानते हैं ये चीज़ ठीक है, लेकिन अगर उसका परिणाम संतोषजनक नहीं होता तो वो कहते हैं ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को, लिखी लिखाई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वगैरह किए जाते हैं वो उनमें विश्वास रखते हैं कि हम खुद करके देखेंगे चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। इसके जन्मदाता चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। कहीं कहीं आपको जॉन डीवी भी देखने को मिलेगा, तो जॉन डीवी भी याद रखना कि जो प्रयोजनवाद के जनक हैं, अगर चार्ल्स पियर्स नहीं मिलते हैं तो आपको जॉन डीवी देखने को मिलेंगे। तो जॉन डीवी को भी इसका जन्मदाता कहा जाता है प्रयोजनवाद का। इसके बाद इस क्षेत्र में विलियम जेम्स ने कार्य किया। इसके बाद जॉन ड्यूवी ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया। ठीक है, तो सबसे अधिक कार्य जॉन ड्यूवी ने किया था, इसलिए इन्हें इसका जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को व्यावहारिकतावाद भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन में प्रयोजनवाद आपको ना दिया जाए, नाम दे दिया जाए, व्यावहारिकतावाद के बारे में समझाइए कि उसमें शिक्षक का रोल क्या है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे, तो आप समझ जाना कि प्रयोजनवाद की बात हो रही है। अब हम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि प्रयोजनवाद अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर आप व्यावहारिकता डाल के देख लेना। ठीक है, तो व्यावहारिकतावाद जो होता है वो मस्तिष्क का स्वभाव एवं मनोवृत्ति को दर्शाता है। जो व्यवहार होता है हमारा, वो क्या दिखाता है? तो मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति को दिखाता है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। ठीक है, जो चीज़ सत्य है उसमें ये ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, अगर उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो संतोषजनक होता है तो वो उसे सत्य मान लेते थे, अगर उसका संतोषजनक परिणाम नहीं होता है तो वो उसे गलत मानते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमेशा केस में प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं प्रयोजनवादी। ये चीज़ याद रखना आप। नोट करने वाली चीज़ क्या है कि जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। ठीक है, भगवान की आस्था वगैरह में ये बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता। ठीक है, भगवान के ऊपर विश्वास करना, ये सब चीज़ें, इनमें ये आस्था नहीं रखता था प्रयोजनवाद, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सारे जितने भी हैं वो प्रयोजनवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आदर्शवादी थे आपके, उसमें गुरु महात्मा वगैरह आते थे, वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। लेकिन जो प्रयोजनवाद है और जो आपका क्या नाम है ये था प्रकृतिवाद, ये भी आपका ईश्वरीय सत्ता में ज़्यादा आस्था नहीं रखता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना, नोट करने वाली चीज़ है ये। अब हम प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। जो प्रयोजनवादी थे आपके, वो शिक्षा को क्या मानते हैं? तो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं कि जो शिक्षा है इसके द्वारा ही मनुष्य का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वह सभी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं या क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभवों में वृद्धि कर सके। ठीक है, तो प्रयोजनवादी क्या मानते हैं? तो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं और मानते हैं कि जो शिक्षा है इसी के द्वारा किसी भी मनुष्य में सभी क्षमताओं को उत्पन्न किया जा सकता है जिससे वह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है, तथा अपने अनुभवों में वृद्धि कर सके, जो उसके अनुभव हैं उनमें और ज़्यादा वृद्धि कर सके। तो ये मानते थे प्रयोजनवादी कि शिक्षा का अर्थ क्या है उनके अनुसार। अब हम शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं प्रयोजनवादी के अनुसार कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो इनके अनुसार क्या है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो नवीन आदर्शों, मूल्यों का सृजन करना। ठीक है, जो नए नए आदर्श हैं तथा मूल्य हैं उनका सृजन करना। दूसरा है सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना। तीसरा है अनुभवों का पुनर्निर्माण। ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनका पुनर्निर्माण करना। चौथा है आपका जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास करना। उसके बाद है व्यावसायिक निर्देशन। और लास्ट है आपका गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। ठीक है, जो गतिशील हो तथा लचीला हो, मतलब आप
उसमें चेंजमेंट कर सकें समय के अनुसार। अगर आप देखते हैं कि आगे कुछ नया परिवर्तन आता है, प्रैक्टिकल में कुछ नई नॉलेज आपको मिलती है, तो आप उसके अनुसार अपने मस्तिष्क को संभाल सकें, ठीक है, उसमें चेंजमेंट कर सकें। अब हम शिक्षक का रोल देख लेते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार कि शिक्षक का रोल क्या है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है कि शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों का निर्माण करने वाला मानते हैं, ठीक है। तो प्रयोजनवादी क्या मानते हैं शिक्षक को, कि जो नए नए आदर्श और जो मूल्यों का निर्माण करता है वही शिक्षक है। उनका मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। प्रयोजनवादी मानते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इनका मानना है कि टीचर को हमेशा नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए, कि जो रास्ता दिखाता है बच्चों को, और एक सलाहकार जो बच्चों को सलाह देता है, इस रूप में टीचर को कार्य करना चाहिए। ये प्रयोजनवादी मानते हैं, ठीक है। पहला क्या था इनका, कि ये नवीन आदर्शों एवं मूल्यों को निर्माण करने वाला मानते हैं टीचर को। दूसरा मानते हैं कि टीचर को हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, नए नए प्रयोग करना चाहिए। और क्या मानते हैं कि ये एक पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार के रूप में टीचर को कार्य करता रहना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों को सलाह देते रहना चाहिए ताकि बच्चे भी उस डायरेक्शन में कार्य कर सकें, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी शिक्षक के लिए। अब हम शिक्षार्थी को देख लेते हैं कि क्या प्रयोजनवादी मानते हैं शिक्षार्थी के बारे में। इस विचारधारा में शिक्षार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है, ठीक है। जो प्रयोजनवादी है इसमें जो बच्चे होते हैं इन्हें केंद्रीय रोल दिया गया, मतलब केंद्रीय स्थान दिया गया, बीच में रखा गया कि जो भी डायरेक्शन, जो भी नीतियाँ हमें बनानी है वो बच्चों को ध्यान में रखकर बनानी है। और आज के समय में भी ऐसे ही चल रहा है कि हम बच्चों को देखकर ही नई नई पॉलिसी लाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, ठीक है, सिर्फ बच्चों को सेंटर में रख के। तो वैसे ये मानते थे प्रयोजनवादी कि बच्चे को केंद्रीय स्थान पर इन्होंने रखा है। प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक, प्रयोगवादी होने पर बल देते हैं, ठीक है, कि ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो क्रिया करने वाला है, कि नई नई क्रिया करेगा वो, ठीक है। दूरदर्शी है, जो दूर का सोचता है। सृजनात्मक है, नई नई चीज़ें सीखेगा, ठीक है, नई नई चीज़ें बनाएगा। प्रयोगवादी, इन चीज़ों पर बल देते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षार्थी का रोल हो गया। अब प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, ठीक है। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को ये स्वीकृति नहीं देते हैं, ठीक है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि पहले से कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। पहले से किसी भी पाठ्यक्रम को ये स्वीकृति नहीं देते कि पहले से आप निश्चित कर दें कि हाँ बच्चों को ये सिखाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो अनुभव के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। विधियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ इनमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाल केंद्रित, कि जितनी भी शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षण विधियाँ बनाई जानी चाहिए। दूसरा, एकीकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। सामूहिक क्रिया का सिद्धांत दिया। अनुभव केंद्रित सिद्धांत दिया, जो अनुभव पर आधारित होता है कि ऐसे शिक्षण विधियों का यूज़ करना है जिससे उन्हें खुद एक्सपीरियंस मिलता रहे। रुचि का सिद्धांत दिया कि बच्चों की जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो चीज़ जल्दी सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। तो रुचि का सिद्धांत दिया। योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि जो किलपैट्रिक की थी इन्होंने दी, ठीक है, वो भी इसी में थी कि योजना विधि कि हमें हर चीज़ के लिए पहले योजना बनानी चाहिए, उसके अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, उसके अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ किस में आती हैं, तो ये आती हैं आपकी प्रयोजनवादी, ठीक है। जो विचारधारा है इसके अंतर्गत जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं ये आपको 6 की 6 हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोजनवाद में यूज़ की जाती हैं। अब विद्यालय का रोल देख लेते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय का क्या रोल है। प्रयोजनवादी विद्यालय को आधुनिक, साज सज्जा संपन्न प्रयोगशाला बनाने के समर्थक हैं। साथ विद्यालय व्यवस्था में गतिशीलता भी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो आपके प्रयोजनवादी हैं ये क्या चाहते थे कि जो विद्यालय है उसे आप क्या करें, पूरा आधुनिक रूप से साज सज्जा संपन्न बना दें और एक प्रयोगशाला के रूप में यूज़ किया जाए, कि पूरा का पूरा विद्यालय एक प्रयोगशाला है जिसमें हम बच्चों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, टीचर भी प्रयोग कर रहा है, तो एक प्रयोगशाला के रूप में ये विद्यालय को देखते थे, ठीक है, जो भी प्रयोजनवादी थे आपके। अनुशासन का रोल देख लेते कि अनुशासन का प्रयोजनवाद में क्या रोल है, ठीक है। शारीरिक दंड की ये निंदा करते थे कि शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। अनुशासन की स्थापना के लिए भी विद्यार्थी की रुचि अनुरूप क्रियाओं पर बल देते थे कि अगर आपको अनुशासन ही लाना है तो ऐसी क्रियाएं करें जो बच्चों की जिसमें रुचि है, ठीक है। अगर वही क्रियाएं करेंगे तो बच्चों अनुशासन से वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, अनुशासन में ही रहेंगे अगर उनके मन की क्रियाएं चलती रहेंगी। उनका मानना है कि जब विद्यार्थी क्रियाशील रहेगा तो उसे अनुशासनहीनता का समय ही नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपका खेलने में ज़्यादा रुचि है तो अगर हम आपको खिलाएंगे तो आप उसी में लगे रहेंगे, आपको अनुशासनहीनता का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। तो यही ये कहते थे प्रयोजनवादी कि अगर बच्चा क्रियाशील रहेगा तो उसे अनुशासनहीनता का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये अनुशासन का रोल भी आपने देख लिया कि शारीरिक दंड की ये बिल्कुल निंदा करते थे कि शारीरिक रूप से बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए।
अब लास्ट में हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद में तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज याद रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो सीधे सीधे आप याद रख लें। तो सबसे पहला कि जो आदर्शवाद था ये एक तत्ववादी में विश्वास रखते थे। एक तत्ववादी में विश्वास कौन रखता था? तो आदर्शवाद। प्रकृतिवाद जो थे वो तत्ववादी है और पदार्थ को तत्व मानते हैं। ठीक है, जो प्रकृतिवादी थे वो तत्ववादी थे और पदार्थ को ही तत्व मानते थे। और जो प्रयोजनवादी हैं वो बहुत तत्ववादी हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो गया कि आदर्शवाद एक तत्ववादी हैं, प्रकृतिवाद तत्ववादी हैं लेकिन पदार्थ को ही तत्व मानते हैं, और जो प्रयोजनवादी हैं वो बहुत तत्ववादी हैं। दूसरा है डिफरेंस कि जो आदर्शवाद है वो मन, विचार और आत्मा को वास्तविक मानते हैं, कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। प्रकृतिवाद क्या है कि जो प्रकृति है, पदार्थ या भौतिक जगत को ही वास्तविक मानते हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद किसे वास्तविक मानते हैं? तो जो प्रकृति है, हमारे आसपास जो पदार्थ है और जो भौतिक जगत है, इसी को वास्तविक मानते हैं। जबकि जो प्रयोजनवाद है वो वास्तविकता प्रक्रिया में ही निहित है, मतलब जो वास्तविक चीज़ें हैं उन्हीं में विश्वास रखते हैं, कि जो वास्तव में चीज़ें हो रही हैं, जो प्रयोग करके वो देखते हैं, उन्हीं में विश्वास रखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो आदर्शवादी हैं वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद में क्या होता है कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास किया जाता है किसी भी इंसान के। प्रकृतिवाद जो है वो मूल प्रवृत्तियों का शोधन करते हैं, जो इंसान की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं में चेंजमेंट करते हैं। जबकि प्रयोजनवाद क्या करते हैं कि जो मनुष्य है निश्चित नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। ये मानते कि कोई मनुष्य निश्चित नहीं है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये प्रयोजनवाद मानते थे। चौथा पॉइंट क्या है कि जो आदर्शवादी हैं इनमें शिक्षक का इंपॉर्टेंट स्थान है। ये शिक्षक को एक माली के रूप में देखते हैं। ठीक है, शिक्षक को किस रूप में देखते हैं? तो एक माली के रूप में देखते हैं, और शिक्षक को ये क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्थान जो है वो शिक्षक को देते हैं, ना कि स्टूडेंट को। आदर्शवादी। प्रकृतिवाद की अगर हम बात करें तो ये प्रकृति को ही उत्तम शिक्षक मानते हैं, कि जो प्रकृति है वही उत्तम शिक्षक है। प्रकृति में जाकर इंसान अपने आप चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इसमें शिक्षक का जो स्थान है वो गौण है, मतलब सेकेंडरी स्थान है। ठीक है, शिक्षक का। और हम प्रयोजनवाद का देखें तो प्रयोजनवाद जो शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, सलाहकार के रूप में, ठीक है, परिस्थितियों का निर्माणकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो टीचर का स्थान क्या है प्रयोजनवाद में? तो मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में और परिस्थितियों का निर्माण करने वाला, इस रूप में टीचर को देखा जाता है। अब हम बात करें बालक की, तो आदर्शवाद में बालक को एक आत्मिक प्राणी माना गया है। ठीक है, तो बालक को क्या माना गया? एक आत्मिक प्राणी माना गया है, या आध्यात्मिक प्राणी माना गया कह सकते हैं। प्रकृतिवाद में जो बालक है इसे सिर्फ प्राणी मात्र माना गया, कि एक प्राणी है खाली, जिससे आपको चीज़ें सिखानी है, जो प्रकृति में जाके चीज़ों को अपने आप सीखेगा, एक प्राणी माना है। जबकि प्रयोजनवाद में उसी बालक को सामाजिक प्राणी माना है, कि जो समाज में रहता है, जो प्रयोग करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, एक सामाजिक प्राणी माना है। छठा पॉइंट क्या है आदर्शवाद में कि ये शरीर और आत्मा पर बल देते थे। ये किसी भी इंसान के शरीर तथा उसकी आत्मा पर बल देते थे, उसमें सुधार की कोशिश करते थे। जबकि जो प्रकृतिवाद है वो सिर्फ शरीर पर बल देते हैं। जबकि प्रयोजनवाद जो है वो शरीर और मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष पर बल देते हैं, किसी भी इंसान के शरीर पर और मनोवैज्ञानिक जो सामाजिक पक्ष है उस पर बल देते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना और देख ले। अगर हम बात विद्यालय की करें तो आदर्शवाद में जो विद्यालय है उसे बाग के रूप में देखा जाता है, जिसमें जो बच्चा है खुद चीज़ें को सीखता है। ठीक है, इधर उधर घूमकर एक बाग के रूप में विद्यालय को बताया गया है। ठीक है, जैसे शिक्षक को माली बताया गया तो विद्यालय को एक बाग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें कोई निश्चित शिक्षण विधियाँ नहीं होती, इसमें वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वाद विवाद, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। अगर बात करें प्रकृतिवाद की तो इसमें विद्यालय को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वातावरण के रूप में माना गया है। ठीक है, कि इसमें जो बालक होता है वो करके सीखता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, डॉल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक, ये सारी विधियाँ किसकी हैं? तो प्रकृतिवाद की हैं। अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की तो इसमें जो विद्यालय है उसे समाज का लघु रूप बताया गया है। ठीक है, समाज का लघु रूप किसे बताया गया? तो विद्यालय को बताया गया। इसकी जो प्रमुख विधियाँ हैं इसमें करके सीखना, अनुभव द्वारा, योजना विधि। ठीक है, ये सारी विधियाँ इसमें आ जाती हैं। योजना विधि इसकी प्रमुख है। योजना विधि या जैसे हम लोग किलपैट्रिक ने जो दी थी आपकी योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, ये इसकी प्रमुख विधि है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर हो जाएंगे। अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने को आपसे कहा जाए तो आप इसके पॉइंट याद रख लेना, इससे आप बना कर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को, तो आप इन चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो खाली आदर्शवाद से पूछा जाए, चाहे प्रकृतिवाद से पूछा जाए, चाहे प्रयोजनवाद से पूछा जाए। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।